अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का एक खास मुकदमा। खास इसलिए कि आज हमारे एक्यूज दो हैं। आप देख सकते हैं कटघरा भी बड़ा है, कुर्सियां भी दो हैं। दोनों ऐसे लोग जिनकी अपनी अलग अलग पहचान है। ये दो अलग अलग दुनिया से आते हैं, लेकिन दोनों साथ साथ हैं, दोनों एक हैं। एक राजनीति की दुनिया से आते हैं और एक फिल्म की दुनिया से आती हैं। प्लीज वेलकम पॉलिटिशियन राघव चड्ढा और फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा। हमारे आज के जज भी खास हैं, इनके भी दो रूप हैं। ये इमेज गुरु हैं और राजनीति के एक्सपर्ट हैं। प्लीज वेलकम इमेज गुरु एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिलीप चरियन। आज की कार्रवाई शुरू किया। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा और राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा पर आरोप है कि ये दोनों मनमानी करते हैं। आप दोनों कैसे मनमानी करते हैं, कैसे जिद करते हैं, कैसे अड़ियल हैं, एक एक करके दोनों को एक्सपोज करता हूं मैं। ओह गॉड सर। आपके पेरेंट्स परिणीति आपको बैंकर बनाना चाहते थे जी। पढ़ने के लिए मैनचेस्टर भेजा, बहुत खर्चा किया और आप बहाना करके वहां से वापस आ गई। नहीं, नौकरी नहीं मिली, मैं क्या करूं। सर सच था ये। 2009 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो ऑफ कोर्स मेरे सपने थे कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बनूंगी, बट क्योंकि उस साल रिसेशन था तो मुझे सच में सर जॉब नहीं मिला और वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था। मेरे अंदर ना गट्स नहीं थी कि मैं अपने पापा को फ़ोन करके बोलूं कि आपने जो 3 साल मेरे लिए लोन लिया था, पैसे इकट्ठे करके जो मुझे भेजा था, वो अब मैं सारे वेस्ट करने वाली हूँ और मैं वापस घर आना चाहती हूँ। तो मैंने उनको झूठ बोला कि एक्चुअली ना मुझे इंडिया में एक जॉब मिल गई है तो मैं उसके लिए आ रही हूँ। और मैंने अपनी जो ताई जी हैं, जो प्रियंका की मदर हैं, मैंने उनको फ़ोन किया और उनको खुफिया बोला कि ऐसा ऐसा है, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, मैं इंडिया आ रही हूँ, मैं पापा को बता नहीं रही हूँ, आप मेरे लिए कहीं पे जॉब ढूंढो, कुछ करो, मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जा। तो मैं बॉम्बे आई एंड आप ये इमेजिन करोगे, वो बॉम्बे में सबको जानती हैं और फिर भी सर मुझे कहीं जॉब नहीं मिला, कहीं जॉब नहीं मिला। फिर एक दिन मेरी बहन शूटिंग कर रही थी तो मैं यशराज फिल्म्स गई उनकी शूट देखने। मैंने पहली बार एक शूट देखा, प्यार इम्पॉसिबल की शूटिंग चल रही थी। तो मेरा दिमाग चमका, मैंने सोचा यहाँ पे मतलब फिल्मों का तो कोई लेना देना होगा नहीं रिसेशन से, मैं यहाँ एप्लीकेशन करती हूँ। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया और मुझे जॉब मिल गया और फिर मैंने पापा को फ़ोन किया। यही तो था जो मेरा जॉब था, जो मुझे मिला था। तो आज तक पापा को, मतलब आज अब पता है सच, बट पापा को मैं नहीं बता पाई, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी उस समय। लेकिन मन में सपने नहीं थे, प्रियंका को देख करके ख्वाब नहीं था कि मैं भी बहन की तरह स्टार बनूं? सबको यही लगता है एक्चुअली कि मैं इंडिया इसलिए आई हो गई। सर आपको पता है, क्योंकि मैं बड़ा पढ़ाई लिखाई करके, मैंने इंडिया में बड़े अच्छे मार्क्स ये सब करके, मेरा प्लान था मैं बैंकर बनूंगी लाइफ में, इन्वेस्टमेंट बैंकर। मुझे लगता था ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, ये बड़ा आसान सा कुछ काम करते हैं, एक्टर्स होते हैं, छतरी के नीचे खड़े रहते हैं, 2 लाइन उनको बोलनी पड़ती है और बस फिर घर चले जाते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, इनकी तो बड़ी ऐश है। हमें देखो हम कितनी मेहनत करते हैं, हम देखो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बट सर मैं गलत थी, पता है, जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं होता ना, वो फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे ही देखता है। ये जैसे राघव। सर ये आज तक ऐसे ही देखता है। भाई आपको भी
पेरेंट्स ने पढ़ा लिखा के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, और आप तो मैंने सुना कि पढ़ने वाले लड़के थे, कमरा बंद करके रात रात भर किताब पढ़ना। तो इतनी मेहनत वेस्ट कर दी, वहां अन्ना हजारे के साथ बैठ गए जाके धरने पे। देखिए सर, सच्चाई तो ये है कि मैं भी इनकी तरह कुछ और करना चाहता था जिंदगी में। मुझे याद है कि जब भी क्लास टीचर हम सब बच्चों को खड़ा करके पूछा करती थी कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आगे जाके क्या बनोगे, तो मैं हमेशा कहा करता था कि मैं फौज ज्वाइन करूंगा। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसमें बहुत फौजी रहे, तो हमेशा से मन था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। खैर वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ओर आगे बढ़े। फिर कुछ जिंदगी में हालात ऐसे हुए, एक अन्ना हजारे आंदोलन खड़ा हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, जहां पे एक आम साधारण वॉलंटियर की तरह मैं भी पहुंच गया अपना योगदान देने, और फिर एक राजनीतिक दल बन गया, उस दल के फाउंडिंग मेंबर बन गए और कहानी चल पड़ी। तो मैं अगर सच कहूं तो मैंने राजनीति को नहीं चुना, राजनीति ने मुझे चुना, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए, आपके बहुत सारे मित्र हैं जो आपके साथ स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जिनको मैं जानता हूं, वो कहते हैं हम सब 6-7 फिगर्स वाली तनख्वाह कमा रहे हैं, और ये देखो कहां धरने पे सड़क पे बैठा हुआ है, डरने कर रहा है। सर देखिए, कोई शख्स है जिसे बेतहाशा दौलत कमा के सुकून मिलता है, कोई 6-7 फिगर वाली सैलरी पाके खुश है, कोई नाम पाके, कोई शोहरत पाके। मुझे सुकून जो काम मैं करता हूं मुझे उससे मिलता है, और मुझे लगता है कि राजनीति एक ऐसा जरिया है जिसके चलते आप लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी संवार सकते हैं। उससे जो सुकून मिलता है वो सबसे बड़ी बात। पैसा और दौलत तो सर जीवन में सब कमाते हैं, लेकिन मम्मी ने आपको कहा था चुनाव मत लड़ो। वो एक बड़ी इमोशनल कहानी है। मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव आपको लड़ना है। मैंने कहा मैं माँ बाप से बात करके बताऊंगा। मैं घर गया, मेरे फादर साहब ने तो मुझे इजाज़त दे दी, पर मेरी माँ को मुझे मनाने में 6 महीने लगे, और वो इसलिए लगे क्योंकि वो नहीं चाहती थी मैं चुनावी राजनीति में जाऊं। अंततः जब उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो 2 शर्तें मुझसे लिखवाई कि तुम्हें ये शर्तें पूरी करनी होंगी चाहे चुनाव का नतीजा जो भी आए। पहली शर्त थी कि तुम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को पीछे नहीं करोगे, उस पर ध्यान दोगे और उसे आगे बढ़ाओगे। और उसका कारण ये था कि चलो आज तुम्हारा परिवार संपन्न है, तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसे वैसे संसाधन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाकर परमात्मा ना करे तुम्हें पैसों की संसाधन की ज़रूरत पड़े तो राजनीति से पैसा नहीं कमाना, पैसा अपने सीए के प्रोफेशन से कमाना। और दूसरा वादा उन्होंने मुझसे ये लिया कि अब तेरी उम्र हो गई है शादी करने की, अब अच्छी सी लड़की देख के चुनाव के सीधे बाद नतीजा जो भी आए शादी कर लियो। तो ये 2 वादे मैंने किए थे, निभाए नहीं। माँ की बात तो उन्होंने नहीं मानी, चुनाव लड़ लिया, राजनीति में उतर गए। अब आप इन्हें समझाएंगी, जब इनकी पार्टी के सारे नेता एक एक करके जेल जा रहे थे तो आपने समझाया कि भाई क्या कहाँ जा रहे हो? ओ गॉड, मैं क्या समझाऊं? मुझे तो एक तो पॉलिटिक्स का कुछ समझ आता नहीं है, तो मेरे लिए तो जो भी हो रहा है, मैं एक बहुत ही अलग दुनिया से आई। तो जब ये सब हो रहा होता है तो मैं भी वैसे ही देख रही होती हूँ जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चरों में ज़्यादा रियलिटी होती है, और देखो कितनी फिल्मीपन और क्या क्या चल रहा है। तो मैं तो कोई सलाह नहीं दे पाती। पिक्चर की रियलिटी आपको बताता हूँ जी। इश्कज़ादे जो पहली फिल्म आपने की, तो अर्जुन कपूर उसमें हीरो थे जी। उन्होंने कहा कि मुझे इसके साथ काम करना ही नहीं था, बहुत बोलती है। ये इल्ज़ाम मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। मेरे खुद के पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, मेरी टीचर्स यही बोलती थी, आज आप भी बोल रहे हैं, मेरे इंडस्ट्री वाले भी बोलते हैं। मुझे तो लगता है मैं बहुत कम बोलती हूँ। मुझसे पूछो की बात। राघव, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शादी अच्छी चल रही है, और अच्छी इसलिए चल रही है कि मुझे बॉलीवुड का बी भी नहीं आता और ऐसे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। तो हमारी गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है। या इसलिए अच्छी चल रही है कि वो बोलती हैं और आप चुप रहते हैं? हाँ भाई, Say ना that I don't talk much। नहीं, पर मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तो ये जितना भी बोलती है मैं उसे बहुत खुशी खुशी सुनता हूँ।
जैसे इनसे अर्जुन कपूर ने कहा था मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, राजनीति में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहें कि भाई हम राघव चड्ढा के साथ काम नहीं करना चाहते? मिलते हैं सर, ज़रूर मिलते हैं। संसद भवन के भीतर भी मिलते हैं, अन्य पार्टियों में भी मिलते हैं, अपनी पार्टी के बीच भी मिलते हैं। तो ज़रूर ऐसे लोग मिलते हैं। जैसे हरियाणा में राहुल गांधी मिले आपको। आपकी लाख कोशिश के बावजूद समझौता नहीं करने दिया उन्होंने। वेल, मेरा अपना ये मानना है कि शायद राहुल गांधी जी भी चाहते थे कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में। मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, संवाद रहा। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी उस समय उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने मुझे ये संवाद करने की, चर्चा करने की जिम्मेदारी दी थी। बट शायद उनकी पार्टी की लोकल यूनिट जो थी उसकी कुछ मंशा या कुछ भाव ऐसे थे कि गठबंधन ना करके हम अकेला चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। मुझे लगता है कि हमारी आरजू का ख्याल रखते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत की फिक्र होती तो कुछ और बात होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। उनका साथ तो नहीं मिला, लेकिन परिणति का साथ मिल गया। हम साथ साथ चल रहे हैं सर, चलेंगे। हमारा गठबंधन हो चुका है एक्चुअली। we are happily married. She is happy and I am married. You just keep quiet. जैसे ये बोलता है कि राजनीति हैपन टू मी, ऐसे ही बॉलीवुड ऑल्सो हैपन टू मी। मैंने सच में जो कुछ भी सीखा है वो जब मैं सेट पे जाना शुरू हुई, लिटरली डे वन, वहां से मेरी पहुंची ट्रेनिंग सेट पे, ये तो बताइए। ओह सर, बड़ी कमाल की स्टोरी है। पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरा जो नाम है ना परिणीति, परिणीति का मीनिंग है डेस्टिनी। और जब मैं पैदा हुई थी तो काफ़ी दिनों तक ना मेरा नाम तय नहीं किया गया था। तो किसी पंडित जी ने बोला होगा, उस टाइम पे ऐसे मानते थे, अभी भी मानते हैं, कि प से कुछ नाम रखना है। मम्मी पापा को बोला गया, तो अब प से उनको कोई नाम पसंद ही ना है। तो काफ़ी दिनों तक प्रियंका तो पहले ही रख लिया था। करेक्ट, वो यूज़ हो चुका था। तो काफ़ी दिनों तक वो लोग सोचते रहे कि क्या नाम रखें। तो एक दिन वो कोई पिक्चर देख रहे थे, उसमें वर्ड था जिसकी कोई परिणीति नहीं। तो उन्होंने कहा परिणीति क्या होता है? तो उन्होंने कुछ इधर उधर पूछा कि इसका मीनिंग होता है डेस्टिनी। तो आज तक मेरी मम्मी मुझे ये बोलती है कि तेरी डेस्टिनी में था पिक्चरों में जाना। हमने पिक्चर के देखने के बाद तेरा नाम रखा, जो हम कितने हफ्तों तक ढूंढ रहे थे। सो इट वॉज माई डेस्टिनी। मैंने लाख कोशिश कर ली कि मैं कुछ और कर लूँ, मैं बैंकर बन जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, पर वो नहीं हुआ अल्टीमेटली। आप देखो, मैं वो जो रिसेशन से आई वापस लंदन से, मैं यशराज मैंने ज्वाइन किया, और मैं तो एम्प्लॉई थी वहाँ की, सैलरीड एम्प्लॉई। तो आदित्य चोपड़ा जी मेरे बॉस थे उस टाइम। तो वो मुझे मीटिंग्स में मिलते थे, और मैं इधर उधर, जैसे कि आपको पता ही है मैं बहुत कम बोलती हूँ, तो यशराज जब मैं चलती थी तो लोग, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू इग्नोर कि ये कौन चल क्योंकि पता चलता है कि मैं आ गई हूँ रूम में। तो हर कोई मजाक करता था कि तू तो एक्टर बनेगी, तू तो एक्टर बनने आई है। और मैं हमेशा बोलती थी प्लीज़ आई विल नॉट डू ऑल दिस, आई एम अ बैंकर, आई विल नेवर बिकम एन एक्टर, मैं ऐसे बोलती थी। पर आई डोंट नो व्हाई सर, आदि चोपड़ा को कुछ विश्वास था कि ये लड़की एक्टर अगर बनेगी तो ठीक ठाक कर लेगी। तो 1.5 साल जब मैं यशराज में काम कर रही थी, मैंने अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, रानी मुखर्जी, इन सब की मैं कॉफ़ीज़ लाती थी, उनके स्केड्यूल बनाती थी। मैं रणवीर के पास जाती थी, सर व्हाट वुड यू लाइक टू ईट फॉर लंच। मैं उनके मार्केटिंग स्केड्यूल्स, जैसे आज अगर वो यहाँ इंटरव्यू में होते तो मैं वो लड़की होती जो बाहर उनका वेट कर रही होती। तो मैंने उनको मैनेज किया काफ़ी एक्टर्स को। रणवीर ने एक दिन मुझे देखा कि मैं कोई, तो उनके इंटरव्यूज़ चल रहे थे और वहाँ एक शीशा था। तो उस टाइम एक नया गाना रिलीज़ हुआ था, शीला की जवानी। तो सर मैं उस मिरर के सामने मैं बैठ के शीला की जवानी का स्टेप कर रही थी, और मुझे लगा पीछे इंटरव्यू, वो लोग बिजी हैं, कोई मुझे देख नहीं रहा है। तो रणवीर मुझे देख रहा था। उसने इंटरव्यू ख़त्म किया और वो आया मेरे पास, सो यू वांट टू बी एन एक्टर? आई सेड नो आई डोंट वांट टू बी एन एक्टर, व्हाट वर यू डूइंग? तो मैंने कहा वो दैट मैंने गाना देखा, वो मेरे दिमाग में है, ये वो।
कहते यू विल बिकम एन एक्टर। तो मैंने कहा ठीक है। उतने में मैं यशराज, मैं एनीवे मैं थोड़ी इन्फ्लुएंस तो हो गई थी, मुझे लगा एक्टिंग कोशिश करनी चाहिए थी। तो मैंने 1-1.5 साल जॉब करने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, ये सोच के कि एक्टिंग स्कूल जाऊंगी, कुछ सीखूंगी। और सर आप विश्वास मानोगे, मैं एक्टर बनी। आदित्य चोपड़ा ने मुझे 3 फिल्मों के लिए साइन किया और मेरी पहली पिक्चर रणवीर के साथ थी। जिस इत्तेफाक, एक और इत्तेफाक है कि इनकी पहली पिक्चर जिसका ये जिक्र कर रही हैं, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, उसमें इनका नाम था डिम्पल चड्डा और उसकी शूटिंग हुई थी दिल्ली में। या मैंने दिल्ली में डेस्टिनी इनको ऑलरेडी मिसेस चड्डा बना दिया था। डेस्टिनी ने इनको चड्डा बना ही दिया था। तो जब मैं पहली बार इनके परिवार से मिली थी तो इनके एक भाई हैं जो बड़े हंसमुख से हैं, तो वो मेरे पास आए पहली बार। तो उन्होंने कहा आज मुझे तो पता ही था तुम हमारी फैमिली में आओगी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? नहीं वो तो तुम पहली पिक्चर से चड्डा हो, वहीं पे तुम्हें अवार्ड्स मिले, तो हमें तो पहले से ही पता था तुम चड्डा ही बनोगी एक दिन। लेकिन गलतियां आपने भी की हैं। आपको फिल्म मिल रही थी एनिमल, 800 करोड़ रुपए फिल्म ने किए जी, आपने नहीं साइन किया। सर एक्चुअली मैं सच बताऊं तो आई थिंक ऊपर वाला मुझे कुछ अच्छा ही कर रहा था। वो फिल्म मैं कर रही थी और ऑलमोस्ट सब वर्कआउट हो ही गया था। लेकिन सेम डेट्स पे, बिल्कुल सेम डेट्स पे मुझे चमकीला का ऑफर आया। तो उसमें मुझे मिल रहे थे इतने गाने मैं गा रही थी रहमान साहब का, इम्तियाज़ अली वॉज माई ड्रीम डायरेक्टर, और मुझे इतना कुछ करने को मिल रहा था कि इंस्टेड ऑफ दैट मैंने चमकीला की, और जो प्यार और रिस्पेक्ट और रिकग्निशन और नॉमिनेशंस मुझे चमकीला की वजह से मिले हैं, आई डोंट थिंक आई कैन रिग्रेट इट। तो मैं खुश अच्छा, आप हूँ। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये बताइए अकाउंटिंग के हिसाब से इन्होंने सही किया गलत किया? सर मैं अकाउंटेंसी के नज़रिए से नहीं, दिल के नज़रिए से बताता हूँ। अगर इन्होंने चमकीला नहीं साइन की होती तो शायद हम मिले ना होते, Yes. और पंजाब में हमने That's समय ना true. बिताया होता। That's true. क्योंकि चमकीला की सारी शूटिंग ये आपको पंजाब सुनना के पड़ेगा। गांव में हुई, और वहां पर हम मिला करते थे, साथ में घूमा भी करते थे, गुरुद्वारे भी साथ में जाकर मत्था टेका करते थे। तो वो मौका हमें नहीं मिल पाता अगर ये चमकीला नहीं करती। लेकिन चमकीला करने के लिए 18 किलो वजन बढ़ाया। हाँ सर, वो अभी तक मोटी हो नहीं गई। गया है, देखो सीरियसली यार। शादी में भी वो दिख रहा है। हाँ सर, सोचो, मतलब मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जेन्युइनली जब पहले मुझे चमकीला जब मैंने साइन की थी तो मैं बहुत फिट थी, मतलब मेरे एब्स वगैरह आ गए थे। एंड इम्तियाज़ सर ने मुझे उस टाइम साइन किया उस दिन, और उस दिन मैं काफ़ी फिट लग रही थी। तो सर ने कहा सब कुछ ठीक है, तुम एक्टिंग तो कर लोगी, लेकिन तुम ना अमर जो जैसी दिखती नहीं हो। तो ऑलमोस्ट एक डर भी मुझे लगा और एक मोटिवेशन भी आई कि मैं ये पिक्चर लूज़ नहीं कर सकती। तो मैंने बोला सर आप मुझे 2 महीने दो, मैं उनकी तरह दिखूंगी। और जो उस दिन मैंने पराठे और पिज्ज़ा शुरू किए, तो उस टाइम तो मैंने शौक में और रोल के लिए, और जेन्युइनली आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि फाइनली चमकीला में मैं काफ़ी अच्छी खासी तो इनको तो मोटिवेशन मिला आपने। सर जैसी भी है मेरी मोटिवेशन यहीं से आती है। जनता मिशन एक दो सवाल ले सकते हैं? मेरा सवाल परिणीति मैम आपसे है जी। मुंबई में जो कॉन्सर्ट हुआ था उसमें आपने बहुत ही अच्छा गाया था। हाँ। मगर आपकी काफ़ी ट्रोलिंग की गई थी जी। तो ऐसे में तो काफ़ी बुरा लगता होगा, बट आप कैसे कोप अप करती हैं ऐसी सिचुएशन से? मैं कोप अप नहीं करती। ट्रोलिंग चलती रहती है, एंड इन फैक्ट मैं मतलब कैसे हम लोग बोले इसको, मैं बताता हूँ क्या बोले। जी वो ट्रोल जब हुई आप तो जी। लोगों ने लिखा आज गाने की जिद ना करो। किसी ने लिखा ये कौन है, लेडी नागा। लेडी नागा। इट वॉज क्रेजी एक्चुअली। बड़ा एक अजीब टाइम था, क्योंकि एक तो वो मेरा पहला कॉन्सर्ट था, तो मैंने भी सीखा कि लाइव कॉन्सर्ट स्टेज पे एक्चुअली गाना जैसे वो ही होता है ना, जब तक आप करें नहीं आपको समझ नहीं आता। तो मैंने रियलाइज़ किया कि व्हाट गोज़ बिहाइंड लाइव सिंगिंग। तो उसमें ऑफ कोर्स हिट्स एंड ट्रायल्स, एंड मेरी तो पूरी करियर की कहानी ये रही है। मैंने तो जितनी गलतियाँ की हैं, मोटा पतला हिट फ्लॉप, मैंने सब आप सबके सामने की है।
और आप लोगों ही ने मुझे सुधारा है और आप लोगों ने मुझे चढ़ाया है। तो ट्रोलिंग में भी एंड द गुड थिंग वॉज सर, वो बड़ी कमाल की बात हुई थी कि काफ़ी जो सिंगर्स थे, जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, दे केम फॉरवर्ड एंड दे रोट। जो म्यूज़िक स्टूडियोज़ के ओनर्स थे, उन्होंने आके सब ने मेरे बारे में लिखा कि आई डोंट नो किस बात पे ट्रोलिंग हो रही है और कहाँ से ट्रोलिंग हो रही है, बिकॉज फॉर अ फर्स्ट कॉन्सर्ट इट वॉज अमेजिंग। हैविंग सेड दैट, मेरा नेक्स्ट कॉन्सर्ट अच्छा होगा, डोंट वरी। मैम आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। मैम आपने फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत सारे गाने दिए हैं। आपने अपनी शादी में सर के लिए गाना गाया था, ओ रे पिया। तो मैम मैं चाहती हूँ, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वो गाना प्लीज़ गाएं। वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां चुटुर गईयां, वे मैं तेरी हो गई माही, वे मैं तेरे संग जुड़ गईयां माही, दिल मेरा रखी सांभ के, आँखों में आंसू शाम से, ओ पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में साथ में चले अभी चले। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद राघव चड्ढा और पंडित चोपड़ा पर इल्जाम और सवालात का एक और। इनकी शूट खत्म हुई थी, इन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी, अपने सारे लोगों को बोला आप लोग वापस जाइए, मुझे अकेले किसी से मिलने जाना है। ये भी अकेले गाड़ी में बैठ कर आई और फिर हम किसी खेत खलियान में आराम से बैठे। खेत खलियान वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। मैं आप सबसे नाराज हूँ। आप इंडिया को स्ट्रांग बनने ही नहीं दे रहे। पता है लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। मैम इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाए, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रांग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं। राजधर्म हर रोज दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मोदी क्या करने वाले हैं, क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं। रोज एक नई कहानी, कहानी कुर्सी की, दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं। किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ को हटाने की कोशिश। को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। तो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते जमाए हैं। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज। इंडिया टीवी आपकी आवाज। बेबाक, बेखौफ, असरदार, दमदार 10 सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। स्पीड ढूंढ रहे हैं ना?
यहाँ नहीं मिलेगी। स्पीड चाहिए तो इंडिया टीवी स्पीड न्यूज आइए, देश का पहला 24/7 फास्ट न्यूज चैनल। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं दो मेहमानों पर, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा और राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा पर इल्जाम है कि ये दोनों बेमेल हैं। अब देखिए, आप खुद तो कहती थी कि मैं कभी किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी, तो ये नेता से नीति का मेल कैसे हो गया? सर, ये सच है। मैंने क्यों कहा, इतना मीम कभी नहीं बना मेरा लाइफ में जितना सर मेरी एक्चुअली पहले जो अंडरस्टैंडिंग थी पॉलिटिशियंस की वो थोड़ी अलग थी। मेरे माइंड में एक छवि थी कि पॉलिटिशियंस वो थोड़े मेरी एज के नहीं होते। तो जो मेरी एक इमेज थी मेरे माइंड में पॉलिटिशियंस की, वो ऐसा नहीं था। तो इसलिए यू नो ही इज ओके। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, मैं आपको बता मैं अप्रूव हो गया। पास हो गया। नहीं, आपको कैसे पता चला कौन है राघव चड्ढा और कहाँ मिली आप इनसे? इंग्लैंड में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था जहाँ पे अवार्ड्स दिए जा रहे थे फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवर्स। तो आउटस्टैंडिंग अचीवर इन एंटरटेनमेंट मुझे मिल रहा था एंड पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस में इसको मिल रहा था। तो जब मैं लंदन पहुंची ये अवार्ड लेने के लिए, तो मेरा भाई वहीं पे पढ़ाई करता है। तो उसने मेरे से ऐसे ही पूछा कि तो कौन से अवार्ड के लिए आई हो तुम, क्या है और किस किस को क्या मिल रहा है। उसने बड़ा कैजुअली पूछा। तो मैं उस टाइम राघव को नहीं जानती थी क्योंकि मैं पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करती हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे कोई राघव चड्ढा इज कमिंग। तो मेरे भाई का मुंह खुल गया, आंखें खुल गई। उसने कहा राघव चड्ढा इज कमिंग। तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड। तो फिर मेरे भाई ने मुझे कहानी बताई कि मेरे दो भाई हैं और स्पेशली कोविड के टाइम से वो राघव को बहुत फॉलो करते थे और वो दोनों बहुत बड़े फैंस हैं राघव के। तो उसको तो विश्वास ही नहीं हो। तो शिवांग सेड यू हैव टू गो एंड मीट हिम एंड यू हैव टू गो एंड से हाई टू हिम। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं अवार्ड शो पे गई तो मैंने ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मैं अपना अवार्ड लेके निकल जाऊंगी, लेकिन निकलने से पहले ना मुझे वो राघव चड्ढा जी जो आए हैं उनसे मुझे 2 मिनट हाई करना है। तो उन्होंने बोला हाँ मैम ऑफ कोर्स। तो जब मैं निकलने वाली थी तो ऑर्गेनाइज़र ने बोला मैंने बोला उनसे मिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैम वो आपके पीछे ही बैठे हैं। तो मैं घूमी तो राघव बैठा था। तो मैं गई उसके पास और अब मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने बोला हेलो आई एम परिणीति एंड माई ब्रदर्स आर वेरी बिग फैंस ऑफ यू। तो उसने बोला ओ हाउ स्वीट, थैंक यू। तो मैंने बोला एनीवे वील कैच अप, जैसे हम सबको बोलते हैं यार कीप इन टच, वील कैच अप। कोई कैच अप करता थोड़ी है। तो मैंने बोल दिया वील कीप इन टच, कभी आप बॉम्बे आओगे कहता हम कल सुबह ही मिल लेते हैं। नेक काम में देरी कैसी? तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा ओके। तो मैं अगली सुबह, अब किसी लड़के ने बोला तो मैं अकेले तो मिलने जाऊंगी नहीं। तो मैं अपने 3 मैनेजर को साथ लेके गई। तो मेरे 3 मैनेजर, अच्छा वो भी ऑर्गेनाइजर्स के साथ आया। तो ऐसा नहीं था कि हम किसी डेट के लिए मिल रहे थे। तो हम कुछ 10-12 लोग टेबल पे बैठे थे। मैंने कहा बड़ा अजीब है, मेरे को बुला रहा है बट पूरी पलटन है साथ में, ही क्या हो रहा है। पर अब मैं आपको एक बड़ी फिल्मी कहानी बताती हूँ क्या हुआ। हम पूरी दुनिया की बातें कर रहे थे इधर उधर। सर हमने हर बातें कर ली। मैंने उसको बताया मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं स्कूबा डाइविंग करती हूँ। उसने कहा हाँ मुझे मेडिटेशन, सारी बातें हमने कर ली। मैंने कहा ठीक है। फिर एकदम से कुछ 1 घंटा बीत गया। सडनली कहता यार मुझे ना बड़ी भूख लग रही है, मैं तो खाने जा रहा हूँ। एकदम से उठा और गया सर, और प्लेट में पूरा खाना भर के वापस आ गया।
और मैं कि इस लड़के को देख रही हूँ कि पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, हम कैसे थोड़ा ही वो रखते हैं ना कि पूरा एक्सपोज ना करें हम अपने आप को पहली मीटिंग में। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही बंदा है। तो अब सर एक फिल्मी मोमेंट हुआ मेरे माइंड में। ये खाने की प्लेट लेके आया और खाना शुरू, और मैं इसको देख रही हूँ एंड जैसे बोलते हैं ना गाइस फिल्मी, मतलब मेरे माइंड में एक घंटी बजी। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मैरी दिस मैन। आई जस्ट डोंट नो। अच्छा, अभी कहानी में ट्विस्ट ये था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। देखने में इतना हैंडसम है, खाने पीने का इंटरेस्ट मैच हो गया था तब तक। तो ये मीटिंग खत्म हुई, मैं ऊपर गई अपने कमरे में, मैंने गूगलिंग शुरू की। हु इज राघव चड्ढा? इज राघव चड्ढा मैरिड? फिर मेन क्वेश्चन, व्हाट इज राघव चड्ढा's एज? कि पता चले कुछ 20-25 साल का, क्योंकि दिखने में तो ऐसा ही है। मैंने कहा यार फिर तो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगी। तो सारे आंसर्स वर करेक्ट। तो जितना भी इसके बारे में मैंने पढ़ा, फिर मैंने देखा पॉलिटिक्स में ये क्या करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, इस सब चीज़ों के बारे में मैंने गूगल करके सीखा ठीक से। मुझे बहुत ही कम पता था। आपको नहीं पता था राज्यसभा क्या होती है? सर ऐसा मत बताओ ना सबको। नहीं पता था गाइस, पता था। गूगल से पता चला? हाँ, गूगल को पता था। तो एनीवे गाइस, मैंने बहुत गूगलिंग की और मैंने कहा मैंने सही सोचा है, अब ब्याह ते मेहंदी नाल ही करांगी। तो राघव, आपको पता था कौन है परिणीति चोपड़ा? आपको पता था इश्कज़ादे की हीरोइन है? आपको पता था हंसी तो फंसी? मुझे तो बिल्कुल पता था। और मैंने भी, जब इन्होंने मुझे कहा कि सुबह सुबह मिलते हैं, मिल लेते हैं, तो मैंने भी कहा मौके पे चौका मारा जाए, मिल लिया जाए। तो हम मिले, लेकिन उसके बाद हमारा ये एक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर ये आज जब भारत वापस आई तो सीधा पंजाब आई शूटिंग के लिए। अब पंजाब में मैं काम कर रहा था, हमारी सरकार वहाँ है, तो फिर हम वहाँ खूब मिला करते थे। और फिर धीरे धीरे सिलसिला चल पड़ा। छुप छुप के मिलते थे या खुलेआम? पहले तो छुप छुप के मिलते थे। मुझे याद आता है कि हम एक बार सबसे पहले तो बहुत छुप के मिले। मेरे साथ जितने लोग थे, मैंने उन्हें बोला कि आप लोग यहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठिए, मुझे अकेले जाना है किसी से मिलने। मुझे याद है मैं उस समय बरनाला में था। तो उन्होंने कहा रात को बरनाला में 8:30 बजे कहाँ अकेले जा रहे हैं मिलने? इनकी शूट खत्म हुई थी, इन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी, अपने सारे लोगों को बोला आप लोग वापस जाइए, मुझे अकेले किसी से मिलने जाना है। ये भी अकेले गाड़ी में बैठ कर आई और फिर हम किसी खेत खलियान में आराम से बैठे। खेत खलियान ढूंढ के? मतलब मेरे एक जानकार का गार्डन था। एक मिनट, अपनी सोच को पॉज करो, अपनी सोच को रिवाइंड करो। खेत में नहीं, किसी का घर था, उसके गार्डन में हम लोग मिले थे। खेत बहुत सारे भी थे। उनके गार्डन में मिले, आराम से चर्चा करी और उसके बाद फिर मिलते रहे। मुझे याद आता है मैं एक बार चमकौर साहब गुरुद्वारे गए मत्था टेकने। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ सर। जब पहली बार हम लोग मिले थे ना, तो हम चंडीगढ़ में मिले थे। जब मेरी शूटिंग खत्म हो गई थी, तो हम दोनों थोड़े से भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा कि हम जब भी कहीं ऑफिशियली पहली बार जाएंगे तो हमें गुरुद्वारा जाना है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो हमने प्लान किया कि हम चमकौर साहिब जाएंगे, लेकिन किसी को पता नहीं था हमारे बारे में। और मैं उस टाइम नहीं जानती थी कि जब ये कहीं जाता है पंजाब में, कौन लोग आते हैं नहीं आते, इससे मुझे सेटअप नहीं पता था ज़्यादा। तो सर हम छुप के गए। आज तक किसी को नहीं पता कि ये गाड़ी से निकला और ये सबसे मिला जो भी इसको रिसीव करने आए थे।
और मैं चुपचाप 5 मिनट बाद जब ये लोग निकल गए, मैं मास्क वास्क पहन के अपना पूरा कवर करके मैं भी उसी गुरुद्वारे में उस दिन थी, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन हमने दोनों ने मत्था टेका। दैट वाज आवर फर्स्ट, पता नहीं उसको डेट बोलेंगे, डेट नहीं बोल सकते, पर हमने साथ में मत्था टेका। वो वहाँ था, मैं यहाँ थी, और ये बात सिर्फ हम दोनों को पता थी। और मुझे ये पता है कि आप डेटिंग के लिए भी मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाते थे। आध्यात्मिक लोग हैं सर। मुझे लगता है सर, ये हमारी खुशनसीबी है कि इनकी भी जिस परिवार में परवरिश हुई वो भी एक आध्यात्मिक परिवार है। मेरी भी जिस परिवार में परवरिश हुई एक आध्यात्मिक परिवार है। तो इसीलिए हमारे विचार बहुत मिलते हैं, और परमात्मा का शुक्राना करने हम मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं जब मौका मिलता है। और पहली बार जब प्रपोज किया? जी सर, आपको सब कुछ पता है। वो कौन सा गुरुद्वारा था? तो यू नो, दिस इज़ अ वेरी फनी स्टोरी, एंड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पूरी ज़िंदगी जो मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ रहा है, वो सच में मैंने पिछले 2 साल में उसके फल देखे हैं ऑलमोस्ट। जब पहली बार, अभी तक पंजाब में शूटिंग चल ही रही थी, जब पहली बार हम दोनों ने एक दूसरे को कहा कि चलो हम लोग साथ में रहेंगे, एंड वी विल गेट मैरिड, एंड लेट्स डू दिस। तो मैं उस टाइम एक गुरुद्वारा पहुंची थी, और मैं गाड़ी में थी बाहर, और गाड़ी में मैंने अपने सब स्टाफ को बोला आप बाहर वेट कीजिए, और हम दोनों ने फ़ोन पे बात की, और हमने डिसाइड किया कि अब हम साथ में होंगे। एंड सर, मैं निकली, मैं गुरुद्वारे गई, और हमेशा प्रसाद मिलता है, और उस दिन पता नहीं क्या हुआ सर, मुझे 2 बार प्रसाद मिला, एंड दैट वाज द डे आई हैड डिसाइडेड दैट वी विल गेट मैरिड। तो खैर, अब तो शादी हो गई, साथ में टाइम भी बिता दिया। अब मुझे बताइए परिणीति की 5 फिल्मों के नाम। अरे बाप रे सर, 5 फिल्मों के नाम की बजाय आप 50 खूबियां पूछिए इनकी, तो वो मैं बता दूंगा। फिल्मों के नाम मत पूछिए। मैं भी ये प्रेफर करूंगी कि खूबियां आज सुनते हैं, है ना? पर मैं प्रयास करता हूँ। नेम इशकजादे। वो तो मैंने अभी आपको बताया। ऊंचाई। ऊंचाई। गोलमाल अगेन। गोलमाल अगेन। चमकीला। चमकीला। गर्ल ऑन द ट्रेन। हंसी तो फंसी। केसरी। ओ वाओ। अच्छा, अब आप इनकी पार्टी के 5 लीडर्स के नाम बता दीजिए। हे राम। एक आदि पता होगा इन्हें। अरविंद केजरीवाल। क्यों सही? मनीष सिसोदिया। नहीं, चीटिंग नहीं, मैं चीटिंग नहीं करती। मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, गोपाल राय, संजय सिंह। संजय सिंह। इस टेस्ट में तो आप दोनों पास हो गए हैं। थैंक यू सर। तो राघव, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब क्या करते हैं, जैसे अखिलेश यादव ने अपनी वाइफ को पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया, नवजोत सिद्धू ने अपनी वाइफ को एमएलए बनवा दिया, लालू जी ने तो अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया था। आपका क्या कुछ प्लान है? सर, मुझे लगता है कि जो जिसका काम है उसे करना चाहिए, और जिसका काम उसी को साझे और करे तो उल्लू लागे। और वैसे तो हमारे प्रोफेशन में जो हमारा काम है उसमें बहुत लोग एक्टिंग भी करते हैं, तो एक्टिंग का बहुत स्कोप है हमारे प्रोफेशन में। बिकॉज जितना ड्रामा इनकी और जितनी एक्टिंग इनकी दुनिया में होती है, उतनी ही मुझे लगता है एक्टिंग और ड्रामे हमारी दुनिया में भी होती है। लेकिन ये इनका फैसला है, अगर ये कभी राजनीति में आना चाहे। जितना मैं समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई खास रुचि पॉलिटिक्स से है, दूर दूर तक नहीं है। सर, मैं ऑलरेडी होम मिनिस्टर बन गई हूँ ना। अरे मेरी होम मिनिस्टर तो बनी गई हैं। लेकिन एक बार आप जब दोनों रैंप पर उतरे थे, तो उस समय बहुत सारे कमेंट मैंने सोशल मीडिया पर देखे थे। उसमें लिखा था जीजा जी अब हीरो बन जाएंगे। उसमें लिखा था कि इतने हैंडसम हैं, इनको तो फिल्में मिल सकती हैं, तो आप इनको ले जाएंगे मुंबई को, रोल दिलवाएं?
ये ना हो पाएगा। सर सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊं, आप बिलीव करना, हम जब घर पे होते हैं ना, जेन्युइनली हमारी ना पॉलिटिक्स ना फिल्मों की बात भी होती है। आप सचमुच घर पे आएंगे ना हमारे कभी, आप देखेंगे कि हम कितनी नॉर्मल और शायद बोरिंग बातें करते हैं। घर, ये वो, ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, हम इसी में बिजी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों और कुछ कर पाएंगे। एंड पिछले 12 साल की बहुत मेहनत लगी है सर, अभी तो काम में मज़ा आना शुरू हुआ है। तो अब तो करियर हम दोनों को नहीं चेंज करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है सर कि मैं जिस फील्ड से आता हूँ, जिस प्रोफेशन से आता हूँ और ये जिस प्रोफेशन से आती हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं। हमारे प्रोफेशन में भी एक्टिंग करनी पड़ती है, इनके प्रोफेशन में भी एक्टिंग करनी पड़ती है। हमारे प्रोफेशन में पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, हमारे प्रोफेशन में भी राजनीति है, इनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा राजनीति है, जिसके बारे में अब मैं समझता हूँ। हमारे यहाँ पर वोटर यानी कि मतदाता का दिल जीतना होता है, इन्हें ऑडियंस का दिल जीतना होता है। हम चुनाव या तो हारते हैं या जीतते हैं, इनकी भी फिल्म या हिट होती है या फ्लॉप होती है। तो सिमिलैरिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, पर मुझे लगता है कि हमने अपनी अपनी दुनिया का अलग भी रखी हुई है और एट अ पर्सनल लेवल हम लोग साथ में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये दिल्ली आई हैं जी, और ये कहेंगी कि भाई बहुत पोल्यूशन है, मेरा गला खराब हो गया, तो ये पॉलिटिकल सवाल है या पर्सनल है? देखिए सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, और एक पढ़ा लिखा नेता होने के नाते एक ऐसी नई पॉलिटिकल स्टार्टअप का जिसका ये संकल्प है कि हम एयर पोल्यूशन से दिल्ली की जनता को और उत्तर भारत की जनता को निजात दिलाएं, हमने कुछ प्रयास करें हैं इस दिशा में। और मुझे लगता है कि अगली 2-4 सर्दियों बाद जब ये दिल्ली आएंगी तब तक AQI ठीक हो जाएगा और एयर पोल्यूशन, चलिए इनके बहाने हमें भी अच्छी हवा मिलेगी। आप इनके बहाने आपको भी अच्छी हवा मिलेगी। पर हाँ, एयर पोल्यूशन के बारे में हम पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी चिंतित भी हैं। मुझे लग रहा है प्रयास कर रहे हैं, हमारी दोनों सरकारें काम कर रही हैं, और ये विषय मुझे लगता है पूरे उत्तर भारत का है रजत जी। कोई अब खाली सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा, भागलपुर, लखनऊ, वाराणसी, भिवानी, भिवाड़ी, विदिशा, पूरे उत्तर भारत में एक प्रकार से एक एयर पोल्यूशन का, एक स्मॉग की एक छतरी सी छा गई है, जिसके लिए तमाम सरकारों को मिलकर काम आपने थोड़े साल पहले कहा था ना कि हमने एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, वो घोल डाल देंगे फसल के अंदर, वो गल जाएगी। वो बिल्कुल सही सल्यूशन था, वो सल्यूशन दिल्ली के लिए फिट बैठा। आज भी हमारी दिल्ली की सरकार, दिल्ली के जितने खेत हैं 5000 एकड़ है लगभग, वहाँ पर इसी सल्यूशन के ज़रिए स्टबल से निजात दिलाई जाती है। ये सल्यूशन पंजाब में या हरियाणा में सफल नहीं हो पाया, उसका एक कारण है। हरियाणा और पंजाब में जब धान की कटाई होती है, उसके बाद जो स्टबल, जिसे पराली कहते हैं, जो बच जाता है, उससे किसान को छुटकारा पाना होता है महज 10 से 12 दिनों में। अगर 10 से 12 दिनों में वो उससे निजात नहीं पा पाता तो उसकी अगली जो फसल होती है, गेहूं की फसल जो होती है, उसकी यील्ड गिर जाती है। ये जो सल्यूशन है, इसमें कम से कम 4 हफ्ते लगते हैं। तो 10 से 12 दिन का एक इमीडिएट सल्यूशन हमें किसान को देना होगा, चाहे वो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन के माध्यम से हो, हैप्पी सीडर मशीन्स के माध्यम से हो, अन्य माध्यम से हो। लेकिन इस साल मुझे जो रिपोर्ट्स और जो स्टडीज़ बता रही हैं कि पंजाब ने 70% गिरावट स्टबल बर्निंग के, पराली जलाने के इंसिडेंट्स में देखी गई है। प्रयास करेंगे, सब सारी सरकारें मिलकर कोशिश करेंगे। तो परिणीति जी, आप राघव से नहीं कहेंगे जब तक पॉल्यूशन है तब तक मुंबई आके रह लो थोड़े दिन? सर मुंबई में भी बहुत पोल्यूशन है, हर जगह बहुत पोल्यूशन हो गया है। हम लोग एक्चुअली जेन्युइनली, ये जैसे बोल रहा था, ये सिर्फ अब दिल्ली का इशू रह ही नहीं गया है। हम बॉम्बे में भी यही बात करते हैं कि बॉम्बे जो एक कोस्टल सिटी है, जहाँ पे इतनी फ्रेश एयर आनी चाहिए, वो उससे हम अभी उसका सल्यूशन नहीं ला पाए हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज़ बिकॉज हर एक सिटीज़न के एक्शंस, सिर्फ गवर्नमेंट्स के नहीं, हर एक सिटीज़न के एक्शन चेंज होने पड़ेंगे, हमारी आदतें बदलनी पड़ेंगी। जिन चीज़ों से हम पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आदतें बदलनी पड़ेगी, तभी इसका सल्यूशन आएगा। ये एक ही सॉल्यूशन आपके पास है कि जी, दीदी और जीजाजी के पास चली जाए वहाँ नहीं, वो तो अब मैं राघव के साथ रहूंगी और मैं हिंदुस्तान नहीं छोड़ूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे भी साथ ले जाओ।
कभी नहीं। जनता में से एक दो सवाल ले सकते हैं आप। सबसे ज्यादा लेजी कौन है आप दोनों में से? लेजी? मैं ज्यादा लेजी झगड़ा हूँ। कौन करता है? हम दोनों में से ज्यादा लेजी तो मैं हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा मेहनती आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मैं सच में सोचती थी कि मैं बहुत मेहनती हूँ। फिर मैं राघव से मिली और राघव अपने फैमिली टाइम को, अपनी खुद की बर्थडे पार्टी को, किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता अगर उसका काम होता है। इनफैक्ट हमारी सबसे ज़्यादा कंप्लेंट इससे यही होती है कि तुम बहुत काम करते हो, हमें भी मिलो। झगड़ा कौन करता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, शादी जो है ना यू कैन नॉट लाई, यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ। देखिए, शादी जो है वो एक ऐसा बंधन है जिसमें एक आदमी हमेशा सही होता है और दूसरा आदमी हमेशा पति होता है। तो ऐसे सवाल मत पूछिए। और समय की जहाँ तक बात है, अगर समय देता हूँ तो सब ठीक है, बहुत प्यार है। समय नहीं देता हूँ तो हमारा रिश्ता भी वैसा ही हो जाता है जैसे सरकार और विपक्ष का होता है, जिसमें सरकार हमेशा ये है, मैं हमेशा विपक्ष हूँ। आपको नहीं लगता कि फिल्म में रोल के लिए पूरा क्वालिफाई करते हैं ये? सर, डायलॉग राइटर्स हम ढूंढ ही रहे हैं बॉम्बे में, तो एक जॉब मैं देने वाली हूँ। और जब ये स्कूल में थे तो उन्होंने एक प्ले में हिस्सा लिया था। हाँ, सुभाष ये तो चंद्र मुझे बोस, भी नहीं पता। सुभाष चंद्र बोस बने थे उसमें। रियली? ओ, ये तो मुझे भी नहीं पता सर। मेरा डायलॉग था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी। ओ रियली? सर देखो, ये भी कितनी मिलती जुलती चीज़ है। मैं भी स्कूल में बहुत प्लेस करती थी। और इनका डायलॉग हमें अभी हमने सुना था कि हाथ मत लगाना नहीं तो गोली मार। एक और सवाल ले सकते हैं। आप दोनों में से ज्यादा रिलीजियस कौन है और आप रामलला के दर्शन करने अयोध्या कब जा रहे हैं? बहुत तमन्ना, बहुत तमन्ना। रिलीजियस मुझे लगता है कि हम दोनों ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि अध्यात्म और आपका जो एक रिलीजियस आउटलुक है बहुत पर्सनल चीज़ है, लेकिन हम दोनों ही बहुत मानते हैं। जैसे मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ। मेरे पिताजी पिछले 40 साल से जब वो सुबह घर से निकलते हैं नहा धो के, तो पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। और वैसे ही मैं भी पिछले 15 सालों से सुबह नहा धो के पहला काम ये करता हूँ कि शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ। तो मेरा एक आध्यात्मिक साइड भी है जो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे तक ही रहे, वो ज़्यादा सार्वजनिक ना हो। लेकिन और हम दोनों ही हैं, मुझे लगता है। भी सेम ही है। अभी मेरा जन्मदिन था पिछले महीने, तो हम दोनों वाराणसी गए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, और वहाँ मत्था टेका, पूजा करी, आरती करी, अर्चना करी। तो ये एक्चुअली बहुत कमाल की चीज़ हुई है कि जब भी आप सोचते हैं कि आप एक शादी में घुस रहे हैं एंड यू नो लाइफ लॉन्ग आपको किसी के साथ जीना है, तो आप सोचते हैं कि मेरी कोई चीज़ों में कुछ बदलाव तो नहीं आना पड़ेगा शादी के बाद, मुझे कुछ चेंज तो नहीं करना पड़ेगा। पर टचवुड ये बड़ी कमाल की चीज़ हुई है कि हम दोनों ही इतने रिलीजियस हैं, हम इतना भगवान में विश्वास रखते हैं कि कभी भी वो चीज़ हमें डिस्कस भी नहीं करनी पड़ी। उनके सवाल का हिस्सा ये था कि आप अयोध्या में रामलला बिल्कुल जाएंगे। वो तो बहुत तमन्ना है मेरी। हम तो बहुत जल्दी हमने एक बार प्लान भी बनाया था जाने का, वो रह गया, बट वो पेंडिंग है और हम ज़रूर जाएंगे। देखिए, हम लोग एक ऐसे और मैं ख़ास तौर पे, मैं क्योंकि अब इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, शादी हो गई है तो मैं इन्हें समझता हूँ ज़्यादा। हम दोनों की ज़िंदगी में एक ही फ़िलॉसफी है, और मैं कोई डायलॉग बाजी नहीं कर रहा, लेकिन ये जेन्युइनली मैं मानता हूँ कि लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे, कि हम तो इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन हम जिस भी रास्ते चलते हैं भगवान सही रास्ते पे हमें ले जाता है। वो कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो वही जिंदगी का फलसफा है। राघव, इसमें तो कोई शक नहीं कि इतने सारे इत्तेफाक जो आपकी जिंदगी में, इतने कोइंसिडेंसेस, ये भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। जी सर, बिल्कुल हम यही बिलीव करते हैं। यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा पर इल्जाम और सवाल का एक और।
पहली ललकार नाल मैं डर गई, दूजे ललकार वे अंदर बढ़ गई, तीजे ललकार नाल नौ मेरा लके सिद्धान के दराजे विच वजया नी पट्टू फिरदा शराब नाल रजया नी पट्टू फिरदा। ओह नो, कट 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 कट। मैम आर यू ओके? जब नेचर की शक्ति हो साथ तो टूटना मना है। मैम किसके साथ? पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू का साथ। पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू में है आंवला, रीठा, भृंगराज जैसी 16 जड़ी बूटियाँ जो दे बालों को प्राकृतिक शक्ति। तो अब बालों का टूटना मना है। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें, बेबाक, बेखौफ, असरदार, दमदार 10, सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ को हटाने की कोशिश। को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। तो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो भाई आपका को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते जमाए। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा और राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा पर इल्जाम है कि इन दोनों की कथनी और करनी में अंतर है। अब देखिए, आपकी शादी के जो वीडियो थे वो बहुत वायरल हुए, करोड़ों लोगों ने देखे। एक नेता ने ऐसी ग्लैमरस शादी पहले कभी नहीं की। उसमें स्टाइल भी था, उसमें फैशन भी था। मैं अदालत को दिखाना चाहता हूं एविडेंस के तौर पर वो कैसी लग रही थी वो शादी। अब लोग कहते हैं ये आम आदमी की शादी तो नहीं हो सकती ऐसी। सर देखिए, शादी दो लोगों के बीच होती है। एक आम आदमी है, लेकिन ये आम आदमी नहीं है। और दूसरी बात, सर इंसान जीवन में शादी एक बार करता है, बार बार तो करता नहीं। तो मेरा यह मानना है कि जब शादी करो धूमधाम से करो। और आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। इसको लेकर एक बड़े तबके ने आलोचना भी करी, तो मैं उन्हें ये आपके मंच के माध्यम से पैगाम देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ दैट मैं एक गरीब बेटा हूँ एक अमीर बाप का, और एक गरीब पति हूँ एक अमीर बीवी का। सर लोग भूल जाते हैं शादी मेरी भी थी। मैं तो एक फिल्म स्टार हूँ और मैंने तो
पिछले 10 साल जब मैं एक्ट्रेस हूँ, सिर्फ तब नहीं, मैं तो जब से छोटी थी मैंने अपनी शादी के सपने देखे हैं। फाइनली मेरी शादी हो रही थी और मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं क्या, मेरे फादर, मेरा भाई, इसके फादर, हम 4-5 लोग थे और हम सब ने मिलके ये शादी की है। एंड आई फील कि नॉट ओनली मेरे लिए पूरी दुनिया शादी देखती है, हमारे फैंस देखते हैं और हमें धूमधाम से शादी करनी थी और मतलब मैं तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। तो मैं थोड़ी सी उदास थी कि वो पूरा फोकस इस पे चला गया कि खर्चा किसने किया और किसने नहीं किया। देखिए, सुखबीर बादल ने कहा कि इस शादी का पूरा खर्चा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया है। भगवंत मान जो मेरे बड़े भाई हैं, वो शादी में आए थे, उन्होंने शादी का शगन का लिफाफा तक मुझे नहीं दिया। आप शादी के बिल की बात कर रहे हैं। आरोपों का, अफवाहों का बाजार गर्म तो भगवंत मान की हुई है, वो खर्चा किसने दिया? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे जब उनकी शादी होनी थी तो इंतजामात की सारी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे लगाई गई और छोटी सी शादी थी, घर परिवार के ही लोग थे और हमारी पार्टी के भी 3-4 लोग थे, हमारी पार्टी के, ज़्यादा लोग नहीं बुलाए गए थे। तो उस पूरी शादी का इंतजामात का जो जिम्मा था वो मुझे दिया गया था। तो शामियाना, टेंट लगवाने से लेकर खाने का, पीने का, फ्लावर डेकोरेशन का, वो सारा अरेंजमेंट मैंने किया था। तो ये एक इत्तेफाक ही है कि उनकी शादी का सारा एक अरेंजमेंट करने का मौका मुझे मिला। एक इल्ज़ाम हरसिमरत कौर ने लगाया, उन्होंने कहा कि पंजाब से बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ 850 किलोमीटर दूर उदयपुर गई सुरक्षा देने के लिए। पुलिस पूरी पंजाब की लगाई गई थी उदयपुर में। देखिए, ये बड़ी सामान्य सी चीज़ है, बड़ा सामान्य प्रोटोकॉल है। अगर कोई स्टेट का एक हाई डिग्नेटरी, जैसे कि कोई मुख्यमंत्री जो एक सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव होता है, वो एक सूबे से दूसरे सूबे जाता है तो उसकी तमाम सिक्योरिटी, तमाम उसका कैवलकेड उसके साथ उस राज्य में जाता है। कभी भी मुख्यमंत्री ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनका पूरा काफिला चलता है। तो यहाँ तो 2-2 मुख्यमंत्री आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी आए थे। सुखपाल कहरा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पंजाब के, उन्होंने कहा राघव चड्ढा उदयपुर के पैलेस में जिस कमरे में रुके थे, 7 स्टार होटल था, एक रात का उस कमरे का खर्चा था 10 लाख रुपए। बताइए। ओह गॉड। ये सब गलत है सर। पहले तो वो कोई 7 स्टार होटल नहीं था, एक 5 स्टार होटल था। उसमें कुल मिलाकर मुझे लगता है 40-50 कमरे थे, जितने भी थे हमने सारे बुक करे थे और कोई भी कमरा 10 लाख रुपए का नहीं था। और कुछ लोग तो ऐसे इस पूरी शादी को प्रचारित कर रहे थे कि इतने का कमरा है। कुछ टीवी एंकर्स और नेता बयान दे रहे थे कि इतने का सूट पहना था, ऐसा कि जैसे वो जाकर मेरा सूट सिलवा कर लाए हों या होटल की बुकिंग उन लोगों ने करी हो। तो मुझे लगता है ये सब निराधार आरोप थे। आई ऑल्सो फील कि ये सर एक परसेप्शन की बात भी है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, अगर मैंने एक एक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन से शादी की होती तो वो बोलते वाह यार ये एक्ट्रेस की बड़ी शानदार शादी हुई है, ऐसी होनी चाहिए। मतलब मैंने इतने साल मेहनत किस लिए की है, इसीलिए की थी। पर क्योंकि एक नेता से शादी हुई है तो सडनली खर्चा सिर्फ नेता ने अकेले ने उठाया और वो तो इतनी महंगी शादी कर नहीं सकता। तो 2 एक्टर की शादी होती तो अकाली दल को क्या प्रॉब्लम थी? एग्जैक्टली सर, आई थिंक कि समवेयर ये भी मैं चीज़ सीख रही हूँ कि एक ये जो ट्रोलिंग और एक ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का माइंड होता है वोटर्स का और फैंस का, वो इनकी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हमारी लाइफ में प्यार बहुत देते हैं और खुशी में खुशी मनाते हैं। जैसे मेरे जो दुनिया के लोग हैं उन्होंने कहा था कितनी खूबसूरत शादी थी, लेकिन इनकी दुनिया के लोग ऐसा सोच रहे थे। तो आई ऑल्सो फील कि समवेयर वो भूल जाते हैं कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है, इन चीज़ों से हमें ठेस भी पहुंचती है। देखिए ना, जब ये राज्यसभा का चुनाव लड़े, इलेक्शन कमीशन में इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की, उसमें इन्होंने कहा मेरी साल की इनकम है 2.5 लाख रुपए करीब जी, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है जी। तो सर एक साल की रिटर्न मेरी कम थी और दूसरी चीज मेरी इनकम टैक्स रिटर्न कम थी, मेरे पिताजी की या मेरे होने वाली बीवी की इनकम टैक्स रिटर्न कम नहीं थी। वो तो ये खर्चा उठा सकते थे। बात यही है, सडनली लोग भूल जाते हैं और ये एक बहुत ही अजीब चीज़ है। मतलब
इस शादी से पहले मैं अगर चाहे गाड़ी घर कुछ भी खरीदूं, इट्स अंडरस्टैंडेबल। सडनली शादी के बाद सारे मेरे पैसे गायब ही हो गए। सडनली अब मैं कोई खर्चा नहीं कर सकती, तो कोई बात नहीं। इट्स जस्ट परसेप्शन। पार्टी का नाम देखा है ना, आम आदमी पार्टी जी। तो इनका जो स्टाइल है, लोग कहते हैं वो तो राजा महाराजा जैसा है, वो तो खास आदमी जैसा है। जी। मेरे जो मामा हैं, जिनसे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, वो एक फैशन डिजाइनर है पेशे से जी। तो सारे कपड़े वो मुझे अच्छे सिलवा कर देते हैं। जो आज भी मैंने आपके शो पर पहना हुआ है, ये मेरे मामा ने मुझे भेजा हुआ है। तो जब मामा ऐसा हो तो भांजे को क्या परेशानी, मामे भांजे का तो एक अलग ही प्रेम होता है। अच्छा, पहली बार लोगों को पता चल रहा है ये सारा काम मामा जी का है। हाँ। और सच में मैं आपको बोल रही हूँ कि देखो, मैं पहले आपको बोल रही थी ना कि मेरी जो माइंड में एक इमेज थी पॉलिटिशियंस की, वो ये सब देख के तो चेंज हुई है कि पॉलिटिशियंस कैन बी सुपर स्टाइलिश, सुपर हैंडसम, यंग, एंड उसमें उनके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टाइल अंदर से आता है, जो इसके खून में है। मेरा सर, इस देश में कई नेता बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। कई अन्य पार्टियों के नेता भी स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। और मुझे लगता है कि आपका जो रहन सहन या पहन है, वो आपके मन को भी दर्शाता है कि मन से आप कितने खुश हैं, कितने पॉजिटिव हैं। और अंग्रेजी में एक कहावत है, इंग्लैंड में खास तौर पे कहा जाता है कि एवरी डे ड्रेस लाइक यू हैव टू मीट द क्वीन। आप रोज ऐसे कपड़े पहने कि आपको उस देश की रानी से या उस देश के राजा से मिलना है। मुझे अपनी क्वीन से मिलना होता है रोज। Yes, I was waiting for this line only. तो मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं। अब मोदी जी ने कहा कि लक्षद्वीप जाओ, आप मालदीव चले गए। उसकी तो मैंने संसद भवन में भी वो बात उठाई थी कि अगर मुझे दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की वन वे टिकट पड़ती है, और दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की वन वे टिकट पड़ती है। तो मालदीव जाना ज़्यादा इकोनॉमिकल लगा तो हम मालदीव चले गए। राघव, एक कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हुई थी जब आप लंदन चले गए थे। अरविंद केजरीवाल मुसीबत में थे, उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन 71 दिन तक राघव चड्ढा दिल्ली के सीन से गायब थे। सर, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा और मुझे अपनी दिल की बात कहने का और सच बोलने का मौका मिला। पहली बात तो यह है सर कि जो फैक्ट्स हैं कि एक पहले से तय प्रोग्राम था मार्च के पहले हफ्ते में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जहां पर मुझे बुलाया गया था और उस कार्यक्रम में मैंने शामिल भी होना था और वहां अपना लेक्चर भी देना था, जो पहले से तय था। उस कार्यक्रम के लिए मैं वहां गया। उस कार्यक्रम में शिरकत लेने के बाद मेरी आंख में कुछ मुझे थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई। उसके बाद मैंने वहाँ के डॉक्टरों को दिखाया और ये पता लगा कि मेरा 15 साल पहले जो एक आंख का ऑपरेशन हुआ था, वही समस्या फिर उभर रही है। मेरे जो आंख का रेटिना होता है, पर्दा होता है, उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स थे जिन्हें सील करने की आवश्यकता थी। तो डॉक्टरों ने ये कहा कि आपको इमीडिएटली यहाँ पर वो सर्जरी, वो इलाज कराना होगा। अगर वो इलाज ना होता तो परमात्मा ना करे आंखों का पर्दे से संबंधित कुछ और परेशानी भी हो सकती थी। पर एक प्रिवेंटिव सर्जरी थी, वो वहां पर हुई। इस दौरान मेरे जब इलाज चल रहा था, उस दौरान ही मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा। और जैसे इलाज समाप्त हुआ, मैं वापस आया। दिल्ली का चुनाव मेरे ख्याल से 25 मई को था, मैं मई के पहले हफ्ते में आ गया था, और 1 जून को पंजाब का चुनाव था। पूरे मई मैंने यहाँ रहकर चुनाव प्रचार की कमान संभाली, रोड शोज करे, रैलियाँ करी, लेकिन एक धारणा ये बनाई गई कि पता नहीं कहाँ चले गए, क्यों चले गए, और कई आरोप भी मुझ पर लगाए गए। और मुझे इस बात का दुख भी होता है कि मेरे आलोचक, जो एक छोटा तबका था जिसने मेरी आलोचना करी, उसने मेरे 13 साल का जो मेरा सफ़र है, मैं 2011 से इस आंदोलन से, इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे 13 साल की लंबी तपस्या को एक आरोप लगाकर या एक र्यूमर फैलाकर शून्य कर दिया। लेकिन इस बीच जितने लोगों ने मेरी फिक्र करी वो भी लाजवाब था। बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फ़ोन किए, ईमेल्स भेजी और मेरी सेहत को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करी। तो मेरा जिक्र भी हुआ और मेरा फिक्र भी हुआ।
मेरे परिवार के लिए भी बहुत ही मुश्किल समय था। मेरी वाइफ मेरे साथ वहाँ मौजूद थी, मेरी माँ और मेरे फादर हिंदुस्तान में थे, उन सब के लिए काफ़ी मुश्किल लम्हा था वो। और चलिए परमात्मा ने साथ दिया और उस मुश्किल समय से हम लोग निकले और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और भगवान का आशीर्वाद है। इसने सही बोला, वो मतलब किसी की हेल्थ को लेकर इतना मुश्किल समय था और वो किस चीज़ में ट्विस्ट हो गया और क्या हुआ। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई होप कि ऐसा कभी ना हो। और अच्छा वो आज ये क्लैरिफाई हुआ। जी सर, बिल्कुल। सच ज़्यादा समय तक छुपता नहीं है। वो कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बेबुनियाद बनावट के उसूलों से। बनावट सच्चाई और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूल। आपने मेरी बात पूरी कर। आप दोनों ही पंजाबी हो, तो मैं जानना चाहती हूँ कि असली पंजाबी कौन है? पराठे किसको सबसे ज़्यादा पसंद है और पंजाबी गाने सबसे ज़्यादा कौन सुनता है? पंजाबी गाने मैं ज़्यादा सुनता हूँ और पराठे इन्हें ज़्यादा पसंद है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक पंजाबी सॉन्ग पे डुएट करके दिखा दें प्लीज। जी देखिए, मैं अगर गाना शुरू कर देता हूँ शो पे तो आपकी अदालत जिसको पूरी दुनिया देखती है उसकी टीआरपी गिर जाएगी। नहीं गिरेगी, बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि लोग अपना स्क्रीन बंद कर लें और देखेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं म्यूज़िक की इतनी शौकीन हूँ, मैं बचपन से म्यूज़िक सीखती आ रही हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि मैं म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन जिस दिन से राघव से मिली हूँ मेरी म्यूज़िक की नॉलेज 100 गुना बढ़ गई है, क्योंकि इस आदमी को इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी हर एक गाने का हर एक लिरिक रट्टा हुआ है। ही हैज़ एन एलिफेंट्स मेमोरी। तो मैं गाना ढूंढ के दे सकता हूँ, ये गा अच्छा सकती है। पहली ललकार नाल मैं डर गई, दूजे ललकार वे अंदर बढ़ गई, तीजे ललकार नाल नो मेरा लके सिद्धान के दराजे विच वजया नी पट्टू फिरदा शराब नाल रजया नी पट्टू फिरदा। तो एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा पर इल्जाम और सवालात का एक और। देखो, पंजाब में इन्होंने गाना गाया था एक मौका केजरीवाल नू जी। किसने मुझे लिखा कि अब इनका गाना ये हो गया है एक मौका परिनाल मैनू। एक मौका परिनाल मैनू। हाँ, नहीं, लाइफ लॉन्ग मौका। आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाएं, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं। स्पीड ढूंढ रहे हैं ना? यहाँ नहीं मिलेगी। स्पीड चाहिए तो इंडिया टीवी स्पीड न्यूज आइए, देश का पहला 24/7 फास्ट न्यूज चैनल। मोदी क्या करने वाले हैं? क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं? रोज एक नई कहानी कुर्सी की, दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। राजधर्म हर रोज दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। बेबाक, बेखौफ, असरदार, दमदार 10 सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। देश के खिलाफ उठती हर आवाज का पर्दाफाश, हकीकत क्या है? रोज रात 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी।
रोगों से जंग, योग गुरु स्वामी रामदेव के संग, सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। राजनीतिक मिजाज, अलग अंदाज, खुलेगा हर राज। कॉफी पर कुरुक्षेत्र, शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा और राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा पर आरोप है कि ये दोनों दिखावा करते हैं। अब देखिए, आजकल लोग कहते हैं कि बदल गए राघव चड्ढा। पहले कहते थे मेरे हीरो केजरीवाल, मैं उनका फैन हूं। अब एक ही हीरोइन है और जिसके आप फैन हैं। सर, राजनीतिक जीवन में वो लीड रोल में है, मैं सपोर्टिंग रोल में हूँ, और मेरी असल जिंदगी में ये मेरी हीरोइन है और मैं इनके सपोर्टिंग रोल में हूँ। नो, यू आर माय हीरो। देखिए सर, नो, राजनीति है देश के लिए और परिणीति है दिल के लिए, तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं। एक बड़ी अच्छी चीज हो रही है कि सर आपकी वजह से आज मुझे बहुत सारी रोमांटिक लाइंस मिल रही हैं। अब कल से फिर से बंद हो जाएंगी। इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं ना सर, वही मेरे को घर पे ऐसे रोमांटिक लाइंस नहीं मिलती। अब जब तुम्हें रोमांटिक लाइंस चाहिए होंगी तो मैं इस शो का वीडियो तुम्हें भेज दूंगा। वो देख के काम चला लेना। देखो, पंजाब में इन्होंने गाना गाया था एक मौका केजरीवाल नू जी। किसने मुझे लिखा कि अब इनका गाना ये हो गया है एक मौका परिनाल मैनू। एक मौका परिनाल मैनू। हाँ, नहीं, लाइफ लॉन्ग मौका, लाइफ लॉन्ग मौका। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि मौका मुझे मिला है, क्योंकि जब हमारी शादी होने वाली थी एंड फिर जब हो गई, सब ने मुझे बोला कि इंडिया के सबसे एलिजिबल बैचलर से तुमने शादी कर ली है। तो आई फील कि मौका मुझे मिला है, इसको नहीं। तो आपको भी लगता है कि जिस एलिजिबल बैचलर से आपने शादी की है जी, पूरे पंजाब की सरकार की चाबी उसके पास है? ओह, ये तो इसी को आंसर करना पड़ेगा। आई डोंट नो दिस। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। हमारा पंजाब परिवार है, बड़ा खुशहाल परिवार है, उसमें प्लीज खलल ना डालें। ये मैं खलल नहीं डाल। राहुल गांधी ने कहा था पंजाब में कैंपेन के दौरान कि रिमोट कंट्रोल से चलती है पंजाब की सरकार, और रिमोट कंट्रोल का मतलब है आरसी का मतलब है राघव चड्ढा। सर, पंजाब रिमोट कंट्रोल से चलता है, मैं स्वीकार करता हूँ, पर वो रिमोट कंट्रोल पंजाब की जनता के हाथों में है। उन्हें जब चैनल बदलना होता है वो चैनल बदल देते हैं, और अब एक ही चैनल लगा हुआ है आम आदमी पार्टी का काफ़ी लंबे समय से, और अब यही चलता रहेगा, ऐसा मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और सर, पार्टी जो काम मेरे ज़िम्मे लगाती है मैं करता रहता हूँ। पार्टी ने मुझे पंजाब में एक सलाहकार की भूमिका में काम करने का मौका दिया, उसको मैं बखूबी अपने बड़े भाई पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ निभा रहा हूँ। हमारा रिश्ता बहुत प्यार का है, वो मेरे बड़े भाई हैं, थे, रहेंगे। और बड़ी ये भी एक इत्तेफाक है कि जब वो आम आदमी पार्टी में आए तो उनका पहला दोस्त जो आम आदमी पार्टी में था वो मैं था। उन्होंने वर्ष 2014 में हमारी पार्टी ज्वाइन करी। उनको पार्टी में आने के साथ ही अगर किसी एक साथी के साथ काम करने की जिम्मेदारी मिली तो मेरे साथ काम करने की जिम्मेदारी मिली। फिर पूरे उनके पहले लोकसभा एमपी के कार्यकाल में मैं उनके साथ लोकसभा जाया करता था, उनके साथ काम किया करता था। तो हमारा एक बड़ा प्यारा रिश्ता है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने तो उनकी शादी के इंतजाम भी किए, लेकिन विपक्ष, जैसा कि आप बता रहे हैं, राहुल गांधी और अन्य नेताओं की शायद ये कोशिश रही होगी कि इस
परिवार में कलेश डाला जाए, थोड़े से झगड़े किए जाएं। नहीं, अब अकाली दल के नेता हैं दलजीत सिंह चीमा, उन्होंने तो कहा कि केजरीवाल ने एक सुपर सीएम बना दिया है पंजाब में। सर मैं सुपर सेवादार हूं पंजाब का, सुपर सीएम नहीं हूं। और हम लोग जब आपस में भी बैठते हैं तो हम पंजाब की बात करते हैं, हम किसके पास क्या जिम्मा है, कौन क्या काम कर रहा है, ये बात कम करते हैं। हमें पंजाब की किसानी से लेकर पंजाब की जवानी के लिए काम करना है और उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। ये मुझे लगता है हमारे अब देखिए, अमरिंदर सिंह तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, बड़े अनुभवी हैं। उन्होंने कहा सारी फाइलें राघव चड्ढा क्लियर करता है, भगवंत मान तो सिर्फ उन पर साइन करता है। चलिए, हमारे कार्यकाल में फाइलें क्लियर तो हो रही हैं, उनके कार्यकाल में तो फाइलें भी क्लियर नहीं होती थी। वो तो उस समय के जो हालात थे, चाहे अकाली दल की सरकार रही चाहे कांग्रेस की सरकार रही, उससे बहुत बेहतर सरकार चल रही है और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। और चुनाव जब हो रहे थे तब तो हमने सुना था कि भाभी इलेक्शन लड़ेगी अंबाला से। सर ये बिल्कुल सही है, इस प्रकार की कोई कहानियां उड़ाई गई थी कि ये शायद चंडीगढ़ से चुनाव लड़ सकती हैं, शायद अंबाला से चुनाव लड़ सकती हैं। पर मुझे लगता है कि इस प्रकार के र्यूमर्स जब शादी होती है एक नेता के बीच और एक अभिनेता के बीच, तो इस प्रकार की चीज़ें र्यूमर्स चलते रहते हैं। और जितना मैं समझता हूँ इन्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता और ये सब बेबुनियाद था। मैंने इनफैक्ट वो आर्टिकल जब देखा सबसे पहले तो मैंने इन्हें भेजा और इन्होंने खूब मजाक उड़ाया और हम खूब हंसे उस आर्टिकल को देख के। पर झूठ के पाँव नहीं होते, किसी ने झूठ उड़ाया, समाप्त हो गया। तो आपको बिल्कुल नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में? सर आप सवाल तो नहीं पूछने वाले ना? सवाल नहीं पूछूंगा। कोई टेस्ट तो नहीं लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बहुत कम पता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कोई बुद्धू बेवकूफ़ हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं अपने देश में क्या चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, इनफैक्ट मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि सर आप किसी भी टॉपिक के बारे में अगर बात करते हैं और उसके बारे में अगर मुझे ना पता हो तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है अपने आप पे, और मैं घर जाके उस पर इतनी पढ़ाई करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ मैं एक्सपर्ट बन जाऊँ। आप इससे ये बिल्कुल सच है। इसको मैं सरप्राइज होता हूँ इस चीज़ को देखकर कि परी को नासा के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी है और एक खाने की रेसिपी क्या होनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ की कमी है उसकी जानकारी भी है, और इसे लगभग सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी है, जितनी जानकारी मुझे भी नहीं है। सर जब मैं बोर होती हूँ, आपको पता है, मैं यूट्यूब पे जाके मैं सर्जरीज देखती हूँ। मुझे इतना वेरीड इंटरेस्ट है ज़िंदगी में, मेरे को हर चीज़ में एक्सपर्ट बनना है। और एक ही चीज़ थी जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, वो था पॉलिटिक्स। लेकिन अब मैं, क्योंकि अभी मैं आ रही हूँ तो आप लोगों को पता ही है, थियोरेटिकली तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ जान लूँ और एक्सपर्ट बन जाऊँ, पर मैदान में आऊँगी नहीं सर कभी। आई थिंक एक घर में एक पॉलिटिशियन काफ़ी है। एक मियान में एक तलवार नहीं। पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट ना हो, एक पॉलिटिशियन में बस इंटरेस्ट रहे और बरकरार रहे। एक दो सवाल और ले सकते हैं, फाइनल राउंड है। हाँ। राघव सर, मेरे को ये जानना है, क्या ये सच है कि पहले सिर्फ मम्मी की डांट पड़ती थी और अब परिणीति जी की भी डांट पड़ती है? सर मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आज। देखिए, जहाँ तक माँ की बात है, मेरी माँ का प्यार ही डांट है। उन्होंने आज तक मुझे, अब मैं 36 साल का हो गया, आज तक कभी गले लगाकर मेरा माथा नहीं चूमा, मेरे बाल नहीं सहलाए, मुझे कभी ऐसा प्यार नहीं दिया। लेकिन वो डांट के जब मेरे से बात करती हैं, मतलब वही उनका प्यार है और उसी प्यार को मैं भी समझता हूँ। तो माँ का प्यार ऐसा होता है, ये माँ की ममता ऐसी होती है। तो मेरी माँ की ममता, मेरी माँ का प्यार भी कुछ ऐसा ही है। और जहाँ तक मेरी बीवी का सवाल है, डांट बिल्कुल नहीं पड़ती, कैसी बात कर रहे हैं। हमारा देखिए हम समझौता कर लेते हैं, मैं अपनी गलती कबूल लेता हूँ, ये मेरे से सहमत हो जाती हैं कि आपकी गलती थी, बस सब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। गलती इज योर्स ओनली ऑलवेज। तो हमेशा एक ही की गलती होती है? नो कमेंट। देखिए, जिंदगी का, शादीशुदा जिंदगी का एक मंत्र है, आप वो समझ लेंगे तो बड़ी सफल शादी होगी। वो है हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। बीवी खुश तो जिंदगी खुश। तो
बीवी को खुश रखता हूँ, बीवी को समय भी देता हूँ, उस पर भी बड़े आरोप लगते हैं आजकल कि सारा समय बीवी को ही देते हो, काम को समय नहीं देते। अब मैं अपनी बीवी को समय देता हूँ भाई, किसी और की बीवी को समय नहीं देता, पर आरोप लगते हैं। वो कहते थे ना कि क्या शरीफ शख्स है बीवी से प्यार करता है, क्या शरीफ शख्स है बीवी से प्यार करता है, उस पर कमाल देखिए कि अपनी से प्यार करता है। अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी लोग मुझे इतने सालों से जानते हैं और मुझे देखते आए हैं, और मैं हमेशा कैमरा के सामने वैसी होती हूँ जैसे मैं हूँ। कैमरा के सामने मैं तभी एक्टिंग करती हूँ जब मैं फिल्म के सेट पे होती हूँ। तो ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि मुझे कुछ भी अगर फील होता है मैं झट से बोल देती हूँ, चाहे वो गुस्सा हो, रोना हो, हंसना हो। मेरे अंदर कोई फिल्टर भगवान ने दिया ही नहीं है, जेन्युइनली। बिल्कुल सच है। और जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा, क्या मुझे अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेगी। उसको भी लगता होगा, मुझे भी लगता होगा, पर कैन आई टेल यू, ही इज़ द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। मैं इतनी ज़्यादा ड्रामा क्वीन हूँ क्योंकि मेरे इमोशंस ऐसे झट से निकलते हैं, चाहे रोना, हंसना, गुस्सा, कुछ भी हो। एंड ये कभी भी मुझे बदलता नहीं है और कभी भी ये नहीं बोलता कि ये तुम मत करो, ये तुम मत करो। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ, ये जो आदमी है ये मुझे एक बेहतर इंसान बनाएगा, बिकॉज ही इज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग। ही लेट्स मी बी मी, एंड जो भी मुझे बोलना है और जो भी मुझे करना है वो मुझे करने देता है। एंड ही इज जस्ट द ड्रीम हस्बैंड दैट एवरी गर्ल वांट्स। इतनी अच्छी बातें आपने कह दी हैं। इन्होंने मेरी तारीफ करी, अगर मैं तारीफ नहीं करूंगा तो नो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो ये एक ऐसी दुनिया से आती हैं जो बड़ी जगमगाहट वाली दुनिया है, बड़ी चमचमाती दुनिया है, बड़े स्टारडम की दुनिया है, नेताओं से ज़्यादा स्टारडम इनका होता है। तो एक बहुत सितारों वाली दुनिया से आती हैं, लेकिन जब वो उस दुनिया से बाहर आती हैं, अपनी दुनिया में तो ये शेरनी की तरह दहाड़ती हैं, लेकिन जब उस दुनिया से बाहर आती हैं तो बहुत सिंपल और एक जैसे कहते हैं ना, एक हम्बल, सिंपल और हार्ड वर्किंग महिला के रूप में घर पे नज़र आती हैं, और वही उनका असल कैरेक्टर है। मैं तो इन्हें 2-3 बार ये बात बोल भी चुका हूँ कि क्योंकि इनकी परवरिश अंबाला में हुई कि यू कैन टेक परिणीति आउट ऑफ अंबाला, लेकिन यू कांट टेक अंबाला आउट ऑफ परिणीति। आप इनको तो अंबाला से निकाल सकते हैं, लेकिन इनके अंदर का जो अंबाला है, जो इनकी सिंप्लिसिटी है, जो इनकी सादगी है, वो इनसे नहीं निकाल सकते हैं। ये मैंने इनके साथ रह के देखा है और सीखा है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी इनसे है। जब आप दोनों बैठते हैं तो किस सब्जेक्ट पर बात करते हैं? ऑफ कोर्स आपको पता ही है, हमारी सॉर्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस शादी है, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, वहाँ काम करती हूँ, राघव दिल्ली और पंजाब में रहता है। तो हमें वैसे भी बहुत ट्रैवल करना पड़ता है एक दूसरे से मिलने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। तो जब भी हम साथ में होते हैं, हम सिर्फ फैमिली के साथ बैठते हैं और हम सिर्फ टाइम स्पेंड करते हैं। एक्चुअली हमारी इतनी लंबी डेटिंग हुई नहीं शादी से पहले, हमने शादी पहले कर ली, अब हमारी डेटिंग चल रही है, तो उसमें पॉलिटिक्स और काम की बात नहीं हो सकती अभी। तो यू नो वी ट्राई एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली, और हम दोनों की फैमिलीज बड़ी सिंपल हैं, बड़ी सिमिलर सी हैं एक्चुअली। तो हम लोग सब साथ में बैठते हैं और नॉर्मल रहते हैं, और आई होप देखिए आपने वो बदले इतनी नहीं अच्छी बातें बताई हैं, और जो यंग कपल्स हैं उनके लिए बहुत कुछ सीखने को है इसमें से, इस रिलेशनशिप में से। तो अब मैं अपने इल्ज़ाम तो ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। आपकी अदालत में आज हमने राजनीति पर इल्ज़ाम लगाए, ग्लैमर पर इल्ज़ाम लगाए, परिणीति और राघव चड्ढा से हर तरह के सवाल पूछे। इन्होंने किसी सवाल को डक करने की कोशिश नहीं की, सबके इन्होंने दिल से जवाब दिए, बेबाकी से जवाब दिए। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज इमेज गुरु दिलीप चरण का फैसला आज के मुकदमे। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, बनके साया से तू स्वाद को लाए सेहत के करीब।
जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष। है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। पतंजलि शुद्ध गाय का घी। देश के खिलाफ उठती हर आवाज का पर्दाफाश, हकीकत क्या है? रोज रात 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। बेबाक, बेखौफ, असरदार, दमदार 10, सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। राहुल के तीर दिशाहीन या गंभीर, रोज एक नई कहानी, कहानी कुर्सी की, दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। न लड़ते हैं, न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ को हटाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते हुए हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग, योग गुरु स्वामी रामदेव के संग, सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज ने मुकदमा चलाया राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज इमेज गुरु दिलीप चेरिन के फैसले का। आम आदमी पार्टी वाले को वैसे बेल मिले तो बहुत खुश हो जाता है, पर आज आपने परिणीति के साथ ट्रायल में आया, उसका बहुत एडवांटेज हुआ आपको। दोनों को नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट मिला और ट्रेजर होके आपने जो अपने ट्रेजर को खोज लिया, तो उस संदर्भ में आपको आगे जाके बहुत और कहानियां बनाने हैं और बहुत और लव स्टोरी भी दिखाने हैं। सो आई डिक्लेयर यू बोथ नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफ द इल्जाम्स ऑन यू। मिसपरसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान रखिएगा आगे जाके, वहां आप शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे और उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन आप अपने आप खोज लीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बच गए। मैं कह रहा था देश की सभी अदालतें सुबह सुनवाई करके शाम तक फैसला दे दें तो हमारा जुडिशियल बैकलॉग कम हो जाएगा, अगर आपकी अदालत की तरह चल पड़े जुडिशियल सिस्टम। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है परिणीति और राघव इसी तरह से हंसते रहें, खुश रहें और दूसरों को सिखाते रहें कि असली ज़िंदगी में पति पत्नी कैसे खुश रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे से एडजस्टमेंट करते हैं। आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आपकी अदालत के बाद आइए अब देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा।